नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 61 करने वाले हैं और इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जीके के हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। और इसमें जो 5 मार्क्स का आपका पजल का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी लेवल का क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो वीडियो को आपने शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखना है और वीडियो आपने ज़रूर शेयर करनी है ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ, ऐसी वीडियोज़ आप तक लाता रहूँ। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ कहा गया है 13 जुलाई 1939 को जुब्बल में हुए पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडलों की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? सत्यदेव बुशहरी ने, भागवल सोठा ने, पंडित पद्मदेव ने या फिर शिवानंद रामोल ने? इसका सही आंसर होगा भागवल सोठा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सन 1939 में जब पुलिस ने धामी रियासत में भीड़ पर गोली चलाई तो उस समय ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमालयी रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1939 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस आयोग योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये हुआ था माउंटबेटन योजना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ से दो तरह से पूछे जाते हैं और दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। पहला टाइप जो इसमें बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम अगर यहाँ पर लिखा गया हो, यहाँ पर अगर भारतीय ना लिखा गया हो तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर यहीं पर आपके पास क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये जो सही आंसर आएगा इसका वो आएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये चीज़ आपने डिफरेंस देख लेना है जब भी पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे या फिर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो इस चीज़ में आपने ध्यान रखना है। तो आई होप ये बात आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कहा गया है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से या आयरलैंड से? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, किससे ली गई है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ कहा गया है प्रति जमा आरोपण की संधि क्या होगा? तो यहाँ पर इसका जो क्या बनकर निकल कर आएगा इस शब्द का अर्थ, यहाँ पर प्रति आरोपण, प्रतिरोपण, प्रत्यारोपण या फिर प्रत आरोपण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रत्यारोपण। अब यहाँ हमने गुण संधि का उदाहरण देना है कि इनमें से कौन एक गुण संधि का उदाहरण है? महर्षि पावक, अवयुक, अभ्युदय या फिर मतैक्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महर्षि गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर हमने समास की बात करनी है कि बेखबर में कौन सा समास है। बेखबर में आप देखोगे बेखबर में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी या तत्पुरुष। इसमें जो समास है वो है अव्ययी समास। तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है कौन सा? पूर्व पद, उत्तर पद, अभय या अन्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर पद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्मल का विलोम शब्द क्या है? इसका जो विलोम शब्द है वो होता है मलिन। तुच्छ का विलोम शब्द आप सभी जानते होंगे, तुच्छ का विलोम होगा महान। परितोष का विलोम शब्द क्या होगा? परितोष का विलोम शब्द होता है दंड, है ना। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये इंग्लिश का है और ये एंटोनिम्स है। टेरिबल, इसका एंटोनिम क्या होगा? तो इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है सूथिंग, है ना। ये इसका एंटोनिम होता है। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम, एक तरह से कहा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कहा गया है सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन डिपेंड्स ब्लैंक हार्डवर्क अलोन। इसमें क्या आएगा? एट आएगा, ओवर आएगा, फॉर आएगा, ऑन आएगा। इसमें जो आएगा वो आएगा ऑन। यहाँ पर ये पूरा बनकर आएगा सक्सेस इन द एग्जामिनेशन डिपेंड्स ऑन हार्डवर्क अलोन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माई अंकल डिसाइड टू टेक ब्लैंक एंड माई सिस्टर टू द मार्केट। ये इजी है। इसमें आपका देखो बहुत से बच्चे यहाँ पर आई लगा लेंगे, आई यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर मी आएगा। माई अंकल डिसाइड टू टेक मी एंड माई सिस्टर, है ना, ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। ये है आपका ऑर्डर से।
ऑर्डरिंग सेंटेंस। अब देखो यहाँ कहा गया है आई रीड एन एडवर्टाइजमेंट दैट सेड, फिर लिखा है एक में, जैसे आप इस पी क्यू आर एस टी को ऐसे भी मान सकते हो, ए बी सी डी, इस तरह के ऑप्शन भी आप मान सकते हो। पोर्श एयर कंडीशनड या फिर जेंटलमैन ऑफ टेस्ट आर अवेलेबल फॉर फुल्ली फर्निश्ड रूम। तो प्रॉपर सीक्वेंस इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन बी में जो सीक्वेंस है, यहाँ पर आएगा आई रीड एन एडवर्टाइजमेंट दैट सेड, फिर पी आएगा पोर्श एयर कंडीशंस, फिर आपका एस वाला जो सेंटेंस है वो आएगा फुल्ली फर्निश्ड रूम, फिर आर में जो लिखा गया है आर अवेलेबल फॉर, फिर क्यू में जेंटलमैन ऑफ टेस्ट। ये इसका बनता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है यहाँ पर रीजनिंग और मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये जो आपका है ये है आपका बोट एंड स्ट्रीम। जिसने बोट एंड स्ट्रीम नहीं पढ़ा आप वीडियोस पे देख लीजिए। देखो ये प्लेलिस्ट पर आपको नहीं मिलेगा, ये प्लेलिस्ट पर मैंने करवाया उतना नहीं है। सिंपल वीडियोस पर जाइए, थंबनेल में आपको पता लग जाएगा कि वहाँ मैंने कहा गया है ये चीज़ आपकी बोट एंड स्ट्रीम के लिए है। अब यहाँ देखो इसकी सीधी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ कहा गया है कि रमेश धारा की दिशा में कोई दूरी 6 घंटे में तय कर सकता है, पर उसे इतनी ही दूरी धारा में लौटने में 9 घंटे लग जाते हैं। यदि धारा की गति 13 किलोमीटर है तो शांत जल में रमेश की चाल क्या होगी। अब जिसने धारा एंड जो बोट एंड स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट मुझसे पढ़ा होगा वो ये चीज़ जानता है कि यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि यदि धारा की गति 13 किलोमीटर घंटे दी गई है, यहाँ धारा की गति हमारे पास दी गई है, हमने शांत जल में, हमने सीधी सी बात है यहाँ बोट की स्पीड हमने फाइंड करनी है। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस 13 किलोमीटर, धारा की गति यहाँ पर देखो जिसकी यहाँ पर गति दी गई है, धारा की गति दी गई है 13, है ना। तो धारा के जो लौटने में और आने में जो समय लगा, मतलब 6 और 9, इसको आपने जमा कर लेना है। 9 + 6 बटा में आपने क्या लिख लेना है 9 - 6, बस ये चीज़ आपने कर लेनी है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 13। उसके बाद यहाँ गुणे में हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें इस ब्रैकेट वाली संख्या को सॉल्व करना होता है। जिसको ये नहीं पता सिंप्लीफिकेशन की वीडियो देख लो। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 15, नीचे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो सीधे हम यहाँ से इसे देखो, अब हम इसे को भाग दे सकते हैं या फिर सीधे भी काट सकते हैं। तो जब मैं इसे यहाँ पे काटूंगा तो जब इसे गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर देखो जब 15 को हम 13 से गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 4, तो यहाँ 5 195 यहाँ पर आ रहा है। 195 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, तो 65 किलोमीटर पर आवर यहाँ से शांत जल में रमेश की चाल निकली। या फिर आप कहा इसे ऐसे भी कह सकते हो कि ये आपकी बोट की स्पीड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कहा गया है कि एक हौज साधारणतः 8 घंटे में भर जाता है ना, परंतु इसके तल में एक छिद्र होने की वजह से हौज भरने में 2 घंटा समय अधिक लगता है। यदि हौज भरा हुआ है तो छिद्र द्वारा इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चों को ये समझ ही नहीं आता। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक हौज है वो 8 घंटे में ऐसे भर जाता है ना, लेकिन उसमें एक छोटा सा छेद है जिस वजह से वो 2 घंटे ज़्यादा लेता है, मतलब वो 10 घंटे में भर जाएगा। और अगर उसी छेद से वो पूरा पानी रिस जाए तो कितना समय लगेगा, ये यहाँ से पूछा गया। तो सिंपल क्वेश्चन, 8 घंटे में भर जाता था, लेकिन यहाँ आप देखोगे 8 घंटे में भर तो जाता था लेकिन उसमें 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। इसको आपने यहाँ बटा 2 कर देना है ना। बस आपने क्वेश्चन को ऐसे लिख लेना है। अब जैसे जब आप इसे सॉल्व करोगे, 8 × 10 बटा 2 80, है ना, 80 बटा 2 40, तो 40 घंटे में ये खाली हो जाएगा। ये चीज़ आपका इस क्वेश्चन में था कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ कहा गया था कि एक हौज साधारणतः 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन एक तल में छिद्र होने की वजह से वो 2 घंटा समय अधिक लेता है। यदि हौज भरा हुआ है तो छिद्र के द्वारा से खाली करने में कितना समय लगेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ली जो उसकी नॉर्मल गति थी हौज को भरने की 8 घंटे की, लेकिन तल में छेद होने की वजह से उसमें एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था, 8 + 2 बटा 2 कर दो, बस ये इसका सॉल्यूशन था। काफ़ी ईजी था। अब यहाँ पर मैं आपको एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन दूंगा। अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो ये मानकर चलो कि नंबर सीरीज़ में आपकी अच्छी पकड़ है। अगर आप यहाँ पर उस क्वेश्चन को करने का मेथड भी यहाँ पर फाइंड कर लेते हो कि हाँ ये क्वेश्चन इस प्रकार से हुआ होगा, तो भी आप ये मानकर चलो हाँ तैयारी अच्छी है, बस थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पर सीरीज़ दी गई है 0, 7, 26, 63, यहाँ क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन मैं नहीं दूंगा, है ना, ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि उससे आप समझ जाओगे। अब वीडियो पॉज करो, ट्राई करो खुद से इस क्वेश्चन को करने की। अब जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा नंबर सीरीज़, मैंने हमेशा कहा है कि जब भी 0 से शुरू हो तो ये मानकर चलो इसमें कुछ माइनस हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे सीधा सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ। 1 की पावर क्यूब -1 0 आ गया, 2 की पावर क्यूब -1 8 आ गया, फिर 8 में से 1 माइनस किया तो 7 आया। वैसे ही 3 का क्यूब -1 3 3, जब 3 को 3 बार गुणा करोगे तो 3 3 9, 9 3 27, 27 में 1 घटाओगे 26। ये 4 का क्यूब 64 होता है। इस वैसे ही 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है ना, उसमें 1 माइनस कर लो 124 यहाँ पर आंसर आएगा। आई होप आप सभी का आंसर यही आया होगा।
अब ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन, थोड़ा सा ब्लर है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लोगे तो इससे आपको थोड़ा साफ दिखेगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको पॉज करो, ट्राई करो, खुद से ट्राई करने की, ऐसा ही लेवल रहने वाला है एग्जाम का। आई होप अपनी वीडियो पॉज की होगी। अब सीधे मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में है क्या। सबसे पहले जब क्वेश्चन आप करते हो तो आपने ये देखना है कि ये टाइप कौन सा है। तो ये आपका मिलता जुलता है फ्लोर वेस्ट से, या फिर आप कह सकते हो बॉक्स, क्योंकि उनको करने का तरीका एक ही होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमारे पास कुछ व्यक्ति दिए गए हैं, कुछ जगह दी गई है और कुछ गाड़ियाँ दी गई है, हमने अरेंज करना है। इनमें से एक चीज़ है जो फिक्स होगी, एक चीज़ ऐसी है जो फिक्स होगी, जो बदलेगी नहीं, वो है व्यक्तियों के नाम। चाहे हम व्यक्तियों के नाम जहाँ मर्जी लिख लें, है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर किसी जगह गोवा, उत्तराखंड, इस तरह के हम यहाँ पर स्टेट के नाम लिख लेते हैं तो वो उससे हम अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमें फिक्स्ड वेरिएबल चाहिए थे, जो कि है यहाँ पर व्यक्तियों के नाम। हमेशा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फिक्स्ड वेरिएबल रहते ही रहते हैं। जैसे पिछली बार जो आपका पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें फ्लाइट वाले क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें जो समय दिया गया था वो फिक्स्ड था, मतलब वो बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर हम जो नाम है इसे हम फिक्स मानकर चल सकते हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो है गुरु, है ना। इन नाम को यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको पतला कर देता हूँ जिससे मैं यहाँ लिख सकूँ। अब यहाँ पर एक व्यक्ति आएगा गुरु, गुरु के लिए मैं यहाँ पर जी लगा लूँगा, और सुरेंद्र के लिए यहाँ पर एस, राहुल के लिए आर, तैयब के लिए टी, दिनेश के लिए यहाँ पर डी, और यहाँ पर के लिए कुमार। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। अब अलग अलग राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, गोवा, उत्तराखंड जाते हैं, वे अलग अलग कार से जाते हैं। जैसे मारुति, होंडा, टाटा, पोर्श, BMW, जीप से यात्रा करते हैं। सबसे पहले ये फाइंड कर लिया फिक्स्ड वेरिएबल क्या होंगे, या फिर फिक्स्ड चीज़ क्या होगी। यहाँ पर फिक्स्ड चीज़ होगी हमारे पास व्यक्तियों के नाम, ये फिक्स होंगे, ये ऊपर नीचे लिख लो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है गुरु उत्तर प्रदेश जाता है, तो ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है यूपी, ठीक है। लेकिन ये जीप से यात्रा नहीं करता, ठीक है। आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि ये जो गुरु है जीप से नहीं जाता है। अब एग्ज़ाम में आप कैसा करोगे, आप एग्ज़ाम में क्या करो, गुरु के आगे आपने हल्का सा कट लगा लेना है कि ये जीप से नहीं जाता, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा सिंपल में, यहाँ पर जे लिख दूँ मैं, जो जे को मैं थोड़ा सा कट कर लूँ, मतलब ये जीप में नहीं जाता। आगे कहा गया है राहुल ना तो केरल और ना ही गोवा जाता है। जो राहुल है, अब ये राहुल के बाद में यहाँ कुछ बात कही गई है, ये ना तो कहाँ जाएगा, ना तो ये केरल जाता है और ना ही गोवा जाएगा, है ना, इसे आप कट कर लो। और ये जाता है टाटा से, गाड़ी कौन सी है इसके पास है टाटा, ये टाटा से जाता है ना। आगे कही गई बात है दिवेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश नहीं जाता। जो दिवेश है ये बिहार और मध्य प्रदेश नहीं जाता है। आपने एग्जाम में हल्के हल्के कट लगा लेने, देखो यहाँ जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। आपने एग्जाम में क्या करना है, दिनेश के आगे आपने बिहार पूरा लिखना है, और फिर आपने पूरा लिखना है मध्य प्रदेश नहीं जाता, कट कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी मदद करेगा आपको। आगे कहा गया है और वह BMW से यात्रा करता है। दिवेश किससे करता है, BMW से यात्रा करता है। कुमार उत्तराखंड जाता है। अब जो कुमार है वो कहाँ जाता है, UK, उत्तराखंड, है ना। लेकिन वो होंडा से यात्रा नहीं करता, तो H के आगे आपने कट लगा लेना है, ठीक है। H के आगे आपने हल्का सा कट लगा लेना है कि होंडा से वो नहीं जाता। अब यहाँ कहा गया है सुरेंद्र मध्य प्रदेश जाता है। जो सुरेंद्र है, ये जो सुरेंद्र है, ये वाला सुरेंद्र, वो कहाँ जाता है, वो MP जाता है, मध्य प्रदेश जाता है। परंतु मारुति और जीप से यात्रा नहीं करता, मतलब कि यहाँ पर जो वो यात्रा करेगा ना तो वो मारुति से और ना ही वो जीप से यात्रा करता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, काफ़ी मदद करती है ये चीज़ें, आगे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होते हैं, ये चीज़ आपने लिखनी है। आगे कहा गया है तैयब, जो केरल जाता है। जो तैयब है हमारे पास, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा केरल, केरल जाता है। पोर्श से यात्रा करता है, इसकी जो गाड़ी है वो है पोर्श, ये पोर्श से जाता है, ठीक है। हमने मान लिया। अब देखो यहाँ पर दो बंदे बच रहे हैं, एक तो हमारे पास राहुल और एक बच रहा है हमारे पास दिवेश। अब इन दोनों को हमने पहले स्टेट फाइंड करना है कि जहाँ कहाँ रहे हैं। अब देखो दिवेश बिहार नहीं जाता, ये बात कही गई है, दिवेश बिहार नहीं जाता। और जो राहुल है वो ना तो के से क्या था, ना तो वो केरल जाएगा और ना ही वो गोवा जाएगा। इसका मतलब दो डिस्ट्रिक्ट हमारे पास खाली बच रही है, गोवा, बिहार। इसका मतलब ये यहाँ पर बिहार जाएगा, ये बिहार जाएगा, और दिवेश कहाँ जाएगा, गोवा, है ना। ये दो ही स्टेट बच रहे थे, इसीलिए कहा था मैंने ये कंडीशन मानकर चलनी है, काफ़ी मदद करती है। अब गाड़ियाँ हम यहाँ देखेंगे, टाटा भी फिक्स हो चुकी, पोर्शे भी फिक्स हो चुकी, BMW भी फिक्स हो चुकी। तो गाड़ियाँ यहाँ पर कौन कौन सी थी, पोर्शे पे कट लगा लेंगे, टाटा पे कट लगा लेंगे, BMW पे कट लगा लेंगे। गाड़ी बचती है जीप, मारुति, होंडा। अब देखो यहाँ पे मारुति, होंडा, जो S से कौन बंदा था, सुरेश, है ना, सुरेंद्र, माफ़ कीजिएगा, सुरेंद्र, ये ना तो मारुति से और ना ही जीप से जाता है। तो गाड़ियाँ हमारे पास तीन ही बच रही है, एक तो हमारे पास बच रही है मारुति,
एक बच रही है होंडा, एक बच रही है जीप। तो इसका मतलब ये जाएगा किससे? होंडा से जाएगा ना। इसका मतलब इसकी जो गाड़ी होगी वो होगी होंडा, है ना। ये किससे जाएगा? ये जाएगा होंडा से। अब यहाँ पर बचती है हमारे पास दो बंदे बच रहे हैं, एक ये और एक ये। अब ये किससे जाएंगे? ये चीज़ भी हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। ये जो है, जो के से जो व्यक्ति है वो है कुमार, जो कि जाता है उत्तराखंड। वो होंडा से नहीं जाता। इसका मतलब ये किससे जाएगा? या तो मारुति या तो जीप से। लेकिन एक चीज़ आप देखो, जो ऊपर गुरु है वो जीप से नहीं जाता, और गाड़ी हमारे पास दो ही बची है अब, एक जीप और एक बची है मारुति। होंडा तो फिक्स हो चुकी। इसका मतलब यहाँ पर आएगी मारुति, और यहाँ जो बच रही है वो आएगी जीप। लो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका था। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, उसका तो हर एक बच्चा जो है आंसर दे देगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँगा, आपने मुझे कमेंट करके आंसर बताना है। जो व्यक्ति केरल जाता है वो किस गाड़ी से जाता है? ठीक है, इस चीज़ का आप मुझे आंसर दे।